अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ अली और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लाइव डेस्क। इस प्रोग्राम के तहत हम मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों को आपके रूबरू करते हैं। हम इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, हम स्टूडियो में मदऊ करते हैं ताकि न सिर्फ ये कि आप उनसे मालूमात हासिल कर सकें बल्कि अपने सवालात के जवाबात भी उनसे हासिल कर सकें। ताहाल हमने कई ऐसी शख्सियतों को आपके रूबरू पेश किया है जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ शोबे हयात से रहा है। आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो तारुफ के मोहताज नहीं है, हाई कोर्ट के माहिर वकील हैं। जी हाँ, मेरी मुराद एडवोकेट सैयद ए सलीम से है। सलीम साहब, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ स्टूडियो में। नाज़रीन की जानिब से भी आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आज के इस प्रोग्राम में खास तौर पर हम बात करेंगे निर्भया एक्ट पर। निर्भया एक्ट पर बात होगी, इलावाजी और कई कानूनी पहलुओं पर एडवोकेट सैयद ए सलीम रोशनी डालेंगे। निर्भया एक्ट से जुड़े तमाम जो हकायक हैं उस पर रोशनी डालेंगे। निर्भया एक्ट का आगाज कब हुआ, निर्भया एक्ट कब शुरू किया गया, हुकूमत ने इसकी अमल दरामद कब से की, इसकी अमल आवरी कब से की, उन तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली जाएगी। नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर दिया जा रहा है 040। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और रास्त तौर पर जो है हमसे सवालात भी कर सकते हैं। वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपका खैर मकदम करते हैं, साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि निर्भया एक्ट जो है इसके बारे में थोड़ा नाज़रीन को आप तफसील बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा जो मौका मेरे को दिया गया, और सबको नाजरीन को और आपको सलाम अलैकुम करते हुए, निर्भया एक्ट जो है, निर्भया एक्ट इटसेल्फ इज नॉट ए एक्ट। वो एक्ट नहीं है, अमेंडमेंट बिल है जी। दिसंबर 16 को जो रेप केस हुआ था दिल्ली में, जिस वैशान्य तरीके से रेप केस हुआ था, पब्लिक आउटक्राई देख के गवर्नमेंट जो है एक अमेंडमेंट लेके आई क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ में, तो उसमें एक बिल पास किया गया जी। वो जो है क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल 2013 से ये होता है, और जो है निर्भया नाम दिया गया उसको जी। तो उसमें जो है, इसमें वो जो पहले ही जो कानून था, पहले था ये कानून, लेकिन इसको थोड़ा अमेंडमेंट्स लिए गए तो स्टिफर पनिशमेंट्स दिया गया इसमें जी। पहले जब रेप केस होता था, गैंग रेप होता था, इसमें क्या होता था कि पुलिस अगर कुछ नेग्लिजेंसी करी तो पुलिस के लिए कुछ भी सजा नहीं होती थी। इसमें पुलिस के लिए 2 साल की सजा दिया गया जी। अगर कोई गैंग रेप हुआ है, सवा पुलिस अगर कुछ नेग्लिजेंसी करी है। और हॉस्पिटल के मुताबिक भी जो है ना, उनके ताल्लुक से भी जो है हॉस्पिटल्स जो अगर फ्री इलाज नहीं करे इस केस में, गैंग रेप होता है, अगर कोई ले लेके आए विक्टिम को और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करे, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाता। और इसमें थोड़ा ऐसे है कि भाई सेक्सुअल हरासमेंट जो है, अगर आप इशारे से भी कुछ करे, उसको मेंटल हरासमेंट करे या ड्रेसेस के बारे में कुछ कमेंट करे, या उठने बैठने में जैसा फिजिकल कोई इसके बारे में कमेंट करे, तो वो भी इसमें निर्भया में लेके आ सकते हैं। निर्भया एक्ट निर्भया इज नॉट ए एक्ट, निर्भया इज ए बिल, अमेंडेड बिल। जैसा कि वकील साहब ने बताया कि निर्भया एक्ट यानी ये अपने तौर पर एक एक्ट नहीं है कि बल्कि अमेंडमेंट बिल है। एक्ट तो पहले से मौजूद था, उसमें कुछ तरमीमात की गई हैं। आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। 43786786 ये हमारा नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं और निर्भया एक्ट के ताल्लुक से, ये बिल के ताल्लुक से अगर कुछ सवालात हो तो आप भी कर सकते हैं। हम वैसे वकील साहब से कई ऐसे सवालात करेंगे इस प्रोग्राम में जो इस बिल से ताल्लुक रखते हों और जो है खासकर निर्भया एक्ट से ये मशहूर हुआ है बिल, तो हम इसे निर्भया एक्ट ही कहेंगे फिलवक्त इस प्रोग्राम के तहत। लेकिन वकील साहब इस पर तफसीली रोशनी डाल रहे हैं। वकील साहब, हमें आप ये बताइए कि इस एक्ट के तहत सजा कितनी दी जा सकती है? ये अमेंडमेंट आने के बाद सजा को 10 साल से लेके 20 साल तक कर दिया गया जी, स्टिफ एक्शन लेने के लिए। एक डिटरेंस, लोगों में एक डिटरेंस, क्रिमिनल्स में एक डिटरेंस पैदा करने के लिए इसको स्टिफ कर दिया गया है। इसको 10 से 20 साल सजा और 20 साल से भी उम्र कैद भी सजा दी जा सकती है इसमें जी। ये 2 स्टेप जो है ना ले लेके, और जिसमें फिर पुलिस को भी इन्वॉल्व किया गया। इसमें पुलिस को भी सजा हो सकती है 2 साल की अगर कुछ नेग्लिजेंसी बढ़ती है। फिर हॉस्पिटल वालों के लिए भी पनिशमेंट है इसके लिए जी, ये लेके। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव डेस्क। इसके तहत हाई कोर्ट एडवोकेट सैयद ए सलीम हमारे साथ हैं। निर्भया एक्ट, निर्भया बिल पर बात हो रही है। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कॉल कीजिए 43786786, ये हमारा नंबर है। इस पर कॉल करते हुए आप
आपके पास जो सवालात हैं, आपके जहन में जो सवालात घूम रहे हैं, वो रास्त तौर पर आप एडवोकेट सैयद ए सलीम से कर सकते हैं। हो रहा ये वकील साहब कि आजकल मामूली सी केस में भी देखा यह जा रहा है कि निर्भया एक्ट लगा दिया जा रहा है पुलिस की जानिब से। दफात का जो लुजूम है, आपने जैसा कि बताया कि इसमें कई किस्म की गुंजाइश रखी गई है कि ये एक्ट कब लागू किया जाए, लेकिन मामूली केसेस में भी जो है इस एक्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या ये एक्ट जो है बेलेबल है या नॉन बेलेबल, इसमें जमानत हासिल की जा सकती है? अगर जमानत हासिल की जा सकती है तो कितने दिनों में जमानत हासिल की जा सकती है वकील साहब? ये सेक्शन में पहले बेलेबल था, ये बेल हासिल की जा सकती थी 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में अंदर। लेकिन वकील साहब हम बात करेंगे इस पर बेलेबल या नॉन बेलेबल। इस पर एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से जी? कौन साहब और कहां से? मैं गुस्सा से बात कर रहा हूं जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? ये जो गुंडे लोग मटरा कर देते, खून कर देते, लोगों को मार के जो है वो कर देते, तो उनका क्या होगा? थोड़े दिन जाके जेल में जाते, फिर वापस आते, फिर अपना काम चालू कर देते। क्या है ये? तो गरीब लोगों को तकलीफ, गरीब लोगों को तकलीफ दे रहे, तो ये क्या है अब ये? तो आप जो सवाल करना चाह रहे हैं वो जो है थोड़ा आप वाजे करें। ये जो है गुंडे लोग किसी से मटरा कर देते जी, किसी को मारते, किसी को तोड़ते, किसी को छीन लेते, अगर लड़ाई हुई तो जो 50 आदमी के आके मार देते। अगर ये लोग क्या है ये तरीका है लोगों का? फिर जेलों में जाके फिर वापस आ जाते, जी जी महीना 2 महीने 3 महीने रहते, फिर वापस आ जाते, फिर अपना काम करते। जी, लोग जो है गरीब लोगों को, शरीफ लोगों को तकलीफ की बात है ना सर। सही है, बात करेंगे इस ताल्लुक से। पुलिस की हुकूमत कोई नहीं है। जी बिल्कुल, वकील साहब से बात करें। गुंडे लोगों को मरतबा करे, दोबारा हाथ धोती है, ऐसे तो भी काम कर देना है। हमेशा जाके वापस आते गंदे काम करते थे। बिल्कुल बात करेंगे जी, वकील साहब से बात करेंगे। वकील साहब, उनका कहना यह है कि होता यह है कि गिरफ्तारी तो होती है लेकिन बेल पर छूटने के बाद जो है फिर कई मुजरिम। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से? जी मैं काले पत्थर से बोल रहा हूँ जी, क्या पूछना चाहेंगे साहब? मेरा नाम अजीम है जी। मैं ताल्लुक से मेरा वकील साहब से बात करने का था। जी जी बिल्कुल, आप पूछिए। वकील साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, क्या सवाल है? वकील साहब, जो संतोष नगर का जो हुआ था किस्सा जी, तो उसको क्या करेंगे आप? संतोष नगर कॉलेज का बता रहे हैं आप? जी जी जी, बात करेंगे अभी इस ताल्लुक से वकील साहब से। कॉल करने के लिए शुक्रिया आजिम साहब। वकील साहब, जैसा कि 2 सवालात हमारे पास इस वक्त पेंडिंग में है। एक साहब ने पूछा कि मुलजिमीन को जो है गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जमानत पर वो फिर से रिहा होते हैं, फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। तो कानून क्यों नहीं ऐसी कोई मजबूत गिरफ्त लगाता जिसमें कि जो है इन लोग को लॉन्ग टर्म पे जो है जेल जाना पड़े? वकील साहब, नहीं, अगर कोई बेल पे आके फिर वही हरकतें शुरू करता है तो ये पुलिस की ड्यूटी होती है, बेल कैंसिल करवाया जा सकता है। जी, फिर अगर कोई विक्टिम है, वो विक्टिम उसका रेफरेंस देके पिटीशन डाल के सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत प्राइवेट केस भी डाल के जो है ना बेल कैंसिल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक आदमी को लेके आया, आप अरेस्ट करके अंदर डाल दिए, उसके बाद उसको जब तक केस खत्म नहीं हुआ उसको बाहर ही मत निकालो, वैसा भी नहीं कर सकते हैं, वैसा होता भी नहीं है जी। तो अगर कोई आदमी बेल पे आके फिर वही हरकतें शुरू कर रहा है, उसी तरह कर रहा है, या लोगों को सोसाइटी में डरा रहा है, कर रहा है और गंदगी फैला रहा है, तो आप बेल कैंसिल करा के फिर उसको अंदर भेज सकते हैं। इट इज अ प्रोसीजर। हाँ वकील साहब, अभी हमारे कॉलर ने संतोष नगर के केस के बारे में कहा कि उसमें क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है? संतोष नगर में अभी शायद सत्य प्रकाश नाम का एक जो शख्स था, जो 17 महीने वो बच्ची को ले जाके जगह जगह बदलते हुए, रेप करते हुए, बहरहाल जो भी केस था उनका वो कर रहा था, उसमें बेल दिया गया। अभी फिलहाल तो बेल पे है, लेकिन जितने भी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थे या सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविस्ट है या पॉलिटिकली जो भी इसमें इन्वॉल्व हुए थे, ये लोगों को चाहिए था कि भाई वो केस को सही तरह फॉलो करे। और सेक्शंस जब डालते हैं तो पुलिस के ऊपर कई तरह का प्रेशर होता है जी। उनके पॉलिटिकल बासेस होते हैं उनका, और हर चीज जो है ना मेनेबल होते हैं, हर चीज होके वो लोग सेक्शंस को थोड़ा आगे पीछे करते हैं। तो जब आप केस डाल रहे हैं तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि भाई केस कौन सी निवेद किया, तो उसका अट्रैक्ट कौन से सेक्शंस अट्रैक्ट होते हैं, उस तरह अगर डाले गए तो ये बेल का जो अभी जो पहले के सवाल में भी ये बेल का आया, तो ये बेल के लिए जो है ना आप रोक सकते हैं आदमी को। और ये सत्य प्रकाश का केस ऐसा था, बेल नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन मिला हुआ है बेल।
हाँ, हालांकि हुआ ये था कि निर्भया एक्ट शायद लगाया गया था उस केस में, लेकिन बावजूद उसके वकील साहब जमानत मंजूर हो गई। इस पर हम जरूर बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ है इस वक्त, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन और कहां से? जी मेरा नाम मत पूछिए, एरिया मत पूछिए प्लीज, मेहरबानी। जी मोहतरमा, क्या सवाल क्या है? जी मेरा सवाल है डीवीसी के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस क्राइम के बारे में। जी, तो ये जो दूसरे बेवजह बेखुसूर लोगों को जो बीच में घसीटते ना जी, तो उसके लिए जानकारी हासिल करना था, क्योंकि कोई और तो बीच में जाते नहीं जी, उन लोगों के। जी, दोनों बीवी शौहर ही रहते वो, तो दूसरों को बेवजह के कोई गलती नहीं रहती, कुछ नहीं रहती, फिर भी घसीटते, उन लोगों का नाम बदनाम ऐसा करते ना, तो उसके बारे में जानकारी हासिल तो आपकी मुराद लड़के के रिश्तेदारों से है, लड़के के भाई वालिद या फिर लड़के के मतलब भाई की वजह से? जी जी, ये बात करेंगे इस ताल्लुक से भी, डोमेस्टिक वायलेंस की। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस सिलसिले में भी हम वकील साहब से बात करेंगे कि वो रोशनी डालें कि कौन कौन इसके तहत जो है गिरफ्तार किए जा सकते हैं और कैसे, अगर नहीं किए जा सकते हैं तो क्या करना चाहिए। शुक्रिया कॉल करने के लिए मोहतरमा। और साहब, डोमेस्टिक वायलेंस का जहां तक ताल्लुक है, देखा गया है कि पुलिस जब घर पर आती है तो जिसके खिलाफ शिकायत की गई है वो शौहर घर पर नहीं मिलता तो उसके भाई को उठा लिया जाता है या फिर उसके वालिद को तकलीफ दी जाती है। तो ये कहां तक दुरुस्त है? नहीं, ऐसा तो करना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग उसको विक्टिम को अरेस्ट करने के लिए अगर वो अब्सकॉन्डिंग है, मिल नहीं रहा, तो वो प्रेशर इन पे जो रहता है, कोर्ट की तरफ से प्रेशर जो रहता है उस वजह से ये करते हैं। ये इलीगल है, ये करना नहीं चाहिए। जिसके ऊपर केस है उसको ही जो है अरेस्ट करना चाहिए और ढूंढना चाहिए, अरेस्ट करके लेके आना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, आप पुलिस के खिलाफ कोर्ट को जा सकते हैं कि भाई ये हम कंप्लेंट जिसके ऊपर है, वारंट जिसके ऊपर है, उसको अरेस्ट करना है। ये बाकी लोगों को भी तकलीफ दे रहे लोग इस तरह अरेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए जा सकते हैं। इट्स एन इलीगल एक्ट। इट्स एन इलीगल। जी बिल्कुल, आपने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है उसी को जो है गिरफ्तार किया जाए, उसके जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें हिरासा न किया जाए। आपने ये अच्छी बात कही। खासकर ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डाउरी केसेस में ये देखा जाता है वकील साहब के अफराद खानदान को भी जो है, हाँ ये और बात है कि अगर शिकायत में ये भी दर्ज करवाया गया है कि शौहर के साथ साथ यूं कहिए कि देवर है या फिर जेठ है या फिर ननद है, इन्होंने भी टॉर्चर किया है, तो वैसी सूरत में क्या इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है वकील साहब? नहीं, अभी तो पहले होता था इस तरह, अभी उस तरह हर किसी को जितने भी जिनके भी नाम लिखा है सबको इमीडिएट अरेस्ट करवाना नहीं है। डीएसपी लेवल पे पहले इंक्वायरी होगी, पहले जो शौहर होता है उसको अरेस्ट करते हैं, उसके बाद इंक्वायरी होगी। अगर उस दौरान इंक्वायरी अगर ये साबित हुआ कि भाई देवर है, ननंद है, सास है, ससुर है, जो भी है, अगर वो भी लोग का भी इन्वॉल्वमेंट है तो उन सूरत पे फिर अरेस्ट किया जाता है लोगों को। जी, तहकीकात के बाद, यानी अगर दोषी पाया जा रहा है तो उस सूरत में जो है उन्हें मुलजिम बनाया जा सकता है, आपका ये कहना है। जी बहुत अच्छी बात कही वकील साहब। जहां तक निर्भया एक्ट का ताल्लुक है, हम बात कर रहे थे इसकी जमानत के ताल्लुक से, इसकी बेल के ताल्लुक से, तो ये जो एक्ट, ये जो बिल में जो अमेंडमेंट किया गया है, इस अमेंडमेंट के तहत जहां पर हमें ये देख, एक कॉलर हमारे साथ है, हम हमारी बात जारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी वालेकुम जी, मैं वकील साहब को सलाम कहती हूँ और मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि पासपोर्ट ऑफिसर जो होते हैं इंक्वायरी के लिए आते हैं जी, वो लोग आकर पैसे मांगते हैं, अगर हम पैसे नहीं दे तो कुछ भी डाल के चले जाते हैं, ये यहाँ पर नहीं मौजूद है जी, उसी के साइन नहीं दिया, तो उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, इंक्वायरी के लिए जो आते हैं। जी बात करेंगे हम, आपका सवाल समझ चुके हैं, इस पर भी रोशनी डालेंगे। जी जहां तक ये भी देखने में आया वकील साहब के, ये जो पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए जो ऑफिसर आते हैं, ये होता ये है कि कुछ ना कुछ एक आस में रहते हैं, लेकिन बाज जो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं या फिर यूं कहिए कि जिनके पास इतना सरमाया नहीं हो सकता, इतना पैसा नहीं हो सकता कि उन्हें दिया जाए, तो तब जो है इंक्वायरी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जा सकता है, क्या कार्रवाई की जा सकती है? कार्रवाई आप एंटी करप्शन ब्यूरो में भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ये रुश्वत है, ये आस रखना नहीं है, ये रुश्वत है, ये रुश्वत मांगते हो लोग कि भाई हम आपके फेवर में रिपोर्ट देंगे वरना आपको पासपोर्ट नहीं आता। अगर ऐसा एटीट्यूड रहा तो आप हायर अथॉरिटी से भी कंप्लेंट कर सकते हैं या पासपोर्ट ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। इवन यू कैन गो टू द कोर्ट, जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये हमारे फैक्ट्स है, ये हमारी है और रिपोर्ट ये दिया गया, वजह ये है कि भाई ये लोग पैसा मांगे 500, 100, 200, 300 जितना भी ये लोग आते हैं कांस्टेबल जी,
टास्क फोर्स से आके जो ये करते हैं, तो ये वजह से ये लोग ये रिपोर्ट दिए गए, हकीकत ये है, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, उनके खिलाफ सजा होती है, उनको सजा होती है। उनको तो सिर्फ एंटी करप्शन ब्यूरो में जा सकते हैं, क्योंकि वो उनका ताल्लुक तो खुद डिपार्टमेंट से होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से होता है, स्पेशल ब्रांच से होता है। तो ऐसे में क्या कंसर्न पुलिस स्टेशन से रुजू किया जाए या फिर डायरेक्ट एंटी करप्शन ब्यूरो को? नहीं, आप हायर अथॉरिटीज जो ही कहा मैं, हायर अथॉरिटीज जो है कंसर्न पीएस को अगर आप करेंगे, वही डिपार्टमेंट का वही पीएस का रहा तो आदमी जाहिर है फेवरिज्म होगा वहाँ पे, इसके भी चांसेस है। इसलिए पुलिस में हायर अथॉरिटीज में जाइए आप जी, एसीपी लेवल पे जाइए या कमिश्नर लेवल पे जाइए, आप वहाँ जाके कंप्लेंट दीजिए, भाई ये फलाना शख्स आया था ये इंक्वायरी करने के लिए, और रिपोर्ट अभी हम पासपोर्ट, जब वो रिपोर्ट डालेंगे पासपोर्ट ऑफिस में, वहाँ पता लगेगा ना कि ये गलत रिपोर्ट डाला हुआ है, तो एक रिपोर्ट कॉपी ले लेके भाई ये है, ये हम लोग ये सच्चाई ये है, ये रिपोर्ट ये दिया गया और वजह ये है, तो वो लोग भी लेते हैं। अगर उन पर भी आपको भरोसा नहीं रहा हायर अथॉरिटी से भी, तो यू कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ आल्सो। अच्छी बात की वकील साहब ने एक कॉमन इशू पर रोशनी डाली कि किस तरह से जो है आज इन्हें हिरासा किया जा रहा है पासपोर्ट इंक्वायरी के तहत, क्योंकि पासपोर्ट बनाने के दौरान इंक्वायरी एक अहम मरहला होता है जिससे गुजरना होता है हर किसी को। नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर 04043786 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, रास्त तौर पर अपने सवालात के जवाबात हासिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को खासकर निर्भया एक्ट, निर्भया बिल के तहत महदूद किया गया है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा कानूनी सवाल है जो आप वकील साहब से करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, जहां तक हमारी बात हो रही थी, एक कॉलर हमारे साथ है इस वक्त, कॉलर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहां से? मैं आजम खान बोल रहा हूँ गोलकोंडा से। जी आजम साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में, क्या पूछना चाहेंगे? देखिए, जैसा आप सवाल करा टीवी पे, जैसे लड़की के बारे में, डोरी केस के बारे में जो बोल रहे हैं, आमतौर पे जो सो लड़के के साथ लड़का हरेसमेंट करता है लड़की को, ये बात दुरुस्त है, और उनके साथ ही साथ उसकी माँ है, भाई है, बहन है, भावज है, देवर है, एक 8-8 9 आदमी का 498 में अलग 490 का ऐसा कानून निकला है जिसको अरेस्ट करना ही करना है। अभी मैं सुन रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन तो कोई नहीं करते, और नाजायज लड़का लड़की को जुल्म कर रहा, ये बात दुरुस्त है। मैं पीस कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ, मैं जितने भी मामले गया हूँ हर जगह पुलिस वाले जो है सबको लेके आ लेते। एक आम आदमी तो डरेगा पुलिस से, तो कुछ ऐसे कानून बनना चाहिए जिसमें लड़के को बुलाए, उसको जैसे बिल्कुल अच्छी बातचीत करे, उसको समझाए, और हकाश में अगर वाकई उसकी ननद है या देवर है, देवरानी है, जेठ है, उनका, बल्कि यहाँ क्या है 498 होते पूरे लोग परेशान होकर गली गली भागते हैं, एंटी बिल लेने कैसे जाते हैं। ये अच्छा कानून जाके और परेशान आ रहा, क्योंकि परसों में जैसे बंगाल में केस में गया था, 9 आदमी की लड़की लिखाई है हरेसमेंट। जी 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 जी, वालदा जबकि वालदा घर में नहीं है, जेठ बाहर है, जिठानी का नाम, ननद का नाम, नंदोई का नाम। तो यहाँ पर क्या होना मालूम है, एक अच्छा कानून जाके उसमें और एक गलत मसाइल पैदा, और नाजायज लोग जिसको परेशान हो रहे पूरे। जी बिल्कुल आजम खान साहब, हम आपकी बात से मुत्तफिक है। इसमें जो हिरासानी की जा रही है उस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन होना यह चाहिए कि इस एक्ट के बारे में मालूमात भी होनी चाहिए कि किसके खिलाफ केस किया जा सकता है, किसके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता, और गैर जरूरी तौर पर जो हिरासा किया जा रहा है ये तो बंद होना चाहिए। हम आपसे मुत्तफिक हैं। मैं यहाँ पर मैं विजन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं इतने मामले में जाता हूँ, इतने परेशान होकर वो लोग आते हैं, उनका पैसा नहीं रहता। ठीक है, लड़की पे जुल्म हो रहा है, लड़की जैसे पंच की बेटी होती, हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, वो बात दुरुस्त है, हम उसमें बैठना चाहिए, बैठ के ब्रीफिंग करने के बाद भी फिर मसले ऐसे लगे वो पुलिस वाले 498 तुमको बुक करना है, जब बुक करते तो परेशान के गली गली भागते, ऐसे होते या नहीं होते, उनके कैसे हालात है आजकल हमारे माशरे में, तो बेकारी बढ़ी हुई है। तो ये 498 एक ऐसा है स्पेशली सिर्फ लड़के के ऊपर फिक्स होना चाहिए। जी बिल्कुल, हम इस सवालों से बात करेंगे। आजम खान साहब, कॉल करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ वकील साहब, आजम खान साहब ने दुरुस्त कहा कि अभी हमारी जो बात हो रही थी कि लड़के के मुतालिकीन जो होते हैं उन्हें भी हिरासा किया जा रहा है, तो क्या वाकई ये पुलिस को हक बनता है कि वो उसके मुतालिकीन जो हैं उनको हिरासा करे? नहीं, ऐसा अब आजम खान साहब किसी चीज के प्रेसिडेंट भी है, उनको मालूम होना चाहिए। अच्छा सवाल किया उन्होंने। हम साहब जरूर बात करेंगे, ये सवाल हमारा पेंडिंग रहेगा। कॉलर हमारे साथ है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से? मैं अमजद बोल रहा हूँ मुरादनगर से। जी अमजद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं एक वालिद साहब का डेथ सर्टिफिकेट बनाने के वास्ते एक साहब को दिया था जी, तो उन्होंने जो ब्लैकमेल करते जा रहे हैं,
जी 5,000 रुपए बोल के बोले थे, उसके बाद में अब तक 10,000 ले लिए, फिर से जो है 2,000 रुपए का मुतालबा कर रहे हैं जी। क्या करना बोलिए। तो आप डायरेक्ट क्यों रुजू नहीं हुए? डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपने किसी एजेंट का इस्तेमाल क्यों किया? जी वो मालूमात में से पढ़े लिखे ही नहीं है, तो वो देखिए आजकल हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। मी सेवा के जरिए हुकूमत आपको इतनी सहूलत दे रही है कि आप जो है डायरेक्ट रास्त तौर पर जा सकते हैं और सिर्फ एप्लीकेशन दे सकते हैं। खैर इस सिलसिले में हम बात करेंगे। वकील साहब का इंतकाल होकर 10 साल हो गया था। अच्छा, अरसा काफी होने की वजह से आपने शायद ये दिया है। इनसे कुछ सवाल आप करना चाहेंगे वकील साहब? नहीं, ये लोगों को जो आपने जो एडवाइस किया वो सही बात है कि भाई ये हर चीज पे जो एजेंटों के ऊपर डिपेंड होते हैं तो जाहिर एजेंट ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। एजेंट की कोई जरूरत नहीं, चाहे 10 साल हो 20 साल हो जी। इन लोगों के पास अगर डेथ सर्टिफिकेट कोई हॉस्पिटल से लिए भी है वो ले लेके ये लोग प्रॉपर चैनल खुद जा सकते हैं। खुद जाने में ही भलाई है, कोई जरूरत नहीं है किसी एजेंट की। वकील साहब जैसा कि कॉलर्स का सिलसिला तो जारी है, मुख्तलिफ सवालात हो रहे हैं। आजकल जो मौजूद बहस बना हुआ है वो एक सेक्शन है 377, यानी सुप्रीम कोर्ट ने हालिया अरसे में एक फैसला दिया है कि इस दफा के तहत जो है आने वाले तमाम को मुजरिमीन साबित किया जाए, मुजरिमीन जो है माना जाए और सजा का तयन भी किया जाए। तो इस दफा पर आप जरा तफसीली रोशनी डालिए कि आखिर ये है क्या 377, क्योंकि काफी मौजूद बहस बना हुआ है। 377 सेक्शन जो है 3 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट में उसको एक क्रिमिनलाइज ये किया, हाई कोर्ट में 2009 में जो है जी इसको स्क्रैप कर दिया था जी। और सवाल अब ऐसा करे, इसके 2 जवाब है जी। एक, अगर मैं एक मजहब को बेस बना के अगर मैं इसका जवाब दूंगा तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है, खैर इस्लाम में नहीं, हिंदुइज्म, सिखिज्म ले लो, क्रिश्चियनिटी ले लो, इस्लाम ले लो, हर चीज में ये मनाही किया गया और ये जुर्म है जी जी। हम जिन्स परस्ती जो है ये काबिले गुनाह है, काबिले जुर्म है जी जी। अगर आप मेरे को एज ए ह्यूमन राइट डिफेंडर से अगर आप ये जवाब तलब करेंगे जी, और एज ए लॉयर अगर मैं इन द कैपेसिटी ऑफ ए लॉयर अगर मैं बोलना चाहिए तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो रूलिंग है ये गलत है ये जी। एक सवाल, एक कॉलर हमारे साथ है, इस पर तफसीली बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से? जी मोहतरम। जी हाँ, ये सवाल है जी जी। मैं शादी के 8 साल हो गए, मेरे 2 बच्चे हैं जी। मैंने यहाँ पर डेयरी के जाना मेरे सास ससुर और शौहर के खिलाफ जी। शौहर स्कूल हो गए जी, तो चले गए बाहर जी। और हमारे सास ससुर वीडियो लेके आराम से घर में बैठे हुए हैं जी। उन्होंने मेरे को घर से निकाली मेरे बच्चों के साथ। मेरे पास कपड़े, सोना, मेरा ओरिजिनल पासपोर्ट सर्टिफिकेट सब उनके पास है। मैं अपने हाथों से उनको दी पासपोर्ट और सर्टिफिकेट, मेरे पास उसका जवाब भी नहीं है। तो मेरा ये सवाल है कि मैं अपना पासपोर्ट कैसा निकाल सकती हूँ मेरे सास ससुर के पास से, और नया पासपोर्ट कैसा बना सकती हूँ? इसके साथ मुकदमा के मिलकर कैसा बना सकती हूँ अपनी चीज़ा? तो अभी केस बुक किया हुआ है आपने? नहीं, केस ड्राई केस है 357 एक्ट 498 जी 4DT एक्ट जी। आपने तलाक या खुला के लिए अप्लाई किया है? तो खुला के लिए जी जी नहीं, कुछ नहीं, तलाक नहीं, खुला नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बस हमारे सास ससुर के आराम से बैठे हुए, शौहर स्कूल नहीं है, बाहर चले गए वो। तो आप फिल वक्त ये चाहती हैं कि पासपोर्ट और जो जेवर जो है आपके सास ससुर के पास वो आप हासिल करना चाहती हैं? हाँ, वो हासिल कैसा कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास उसका जरूरत भी नहीं है। मेरा नया पासपोर्ट बनाने के लिए उन लोग के पास पूछिए, हम लोग फैमिली पूरे घर पे जाके बोले उनको, तो साफ मना कर रहे कि हमारे पास है ही नहीं जी। तो कैसा उनके पास से निकाल सकती हूँ मेरे बच्चों के 2 और मैं, क्योंकि मैं अपने हाथों से दिए कुछ प्रूफ नहीं है कि मैं बोले कि है ही नहीं मेरे पास जी जी। बिल्कुल बात करेंगे मोहतरमा, इस ताल्लुक से वकील साहब से बात करेंगे, क्या सूरत बन सकती है। कॉल करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। हाँ वकील साहब, एक अजीब और गरीब किस्म का ये जो है इशू है कि पासपोर्ट सास ससुर ने ले लिया है जेवर के साथ, तो इसमें इसके खिलाफ कंप्लेन की जा सकती है या फिर पासपोर्ट यानी गुम होने की शिकायत की जा सकती, कैसे किया जा सकता है? नहीं, पासपोर्ट एक्ट के तहत जो है ये पासपोर्ट जो है एक्चुअली कई लोगों को मालूम नहीं रहता। पासपोर्ट इज द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट जी, ये इनका भी हक नहीं रहता। और पासपोर्ट पुलिस भी आपका नहीं ले सकती, पुलिस भी चीज नहीं सकती अनटिल अनलेस दे डोंट गेट द ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट जी। कोर्ट से आप पासपोर्ट लेना रहता। अगर इमिग्रेशन भी बंद कराना है किसी को तो पासपोर्ट कापी भी बंद कराते हैं, ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं लेते।
अच्छा, हम इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे कि पासपोर्ट कैसे हासिल किया जा सकता है। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है, इस वक्त देखते हैं कॉलर कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरमा, क्या पूछना चाहिए? जी नाम एरिया नहीं बता सकते हम, सिर्फ आपसे एक सलाह लेनी थी जी। वो डोरी केस में ना बेकसूर सास ससुर नंदों देवरों का नाम ले लिए नो, तो अब उस पे क्या होगा वो समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को, तो इसलिए आपसे राय मांग रहे थे। ये जो नाम लिए हैं ये आपकी क्या लगती है, भावज है? हाँ भाभी है जी बिल्कुल, बात करेंगे इस सिलसिले में। वकील साहब से कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी वकील साहब, पासपोर्ट के ताल्लुक से जहाँ तक आप बात कर रहे थे, इसके खिलाफ क्या शिकायत की जा सकती है, कैसे? पुलिस में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं कि भाई मैं इनका जो पासपोर्ट ले लिया ससुराल वालों ने, तो पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता जी। सर्च वारंट, इवन सर्च वारंट लाके भी जाके उनके घर में घुस के चेक कर सकते हैं और उनको अरेस्ट करके भी लेके आ सकते हैं। पासपोर्ट किसी का असेट नहीं है जी। और रही बात, अगर जब इन्होंने 498A जो डॉरी केस लोग ने डाला है, तो उसमें क्या इन लोगों ने दर्ज किया हुआ ये बातें कि भाई ये पासपोर्ट ले लिए और जेवर ले लिए। जेवर का तो जिक्र करते हैं लोग, और जोड़े की रकम सामान का फलाना दिया सामान दिया, ये क्या पासपोर्ट भी जिक्र करे हुए लोग या नहीं है जी? करे हुए तो उसका रेफरेंस देके आप वहां जा सकते हैं, और नहीं तो कोर्ट में पिटीशन देके भी पासपोर्ट के लिए अलग आप ये भी कर सकते हैं, केस भी बुक कर सकते हैं। जी मोहतरमा, आपने सुना कि वकील साहब ने जवाब दिया कि पहली चीज तो ये है कि पुलिस में शिकायत दर्ज की जा सकती है, या फिर अगर आपने अपने 498A में केस जब बुक किया है उसमें अगर हवाला दिया है कि पासपोर्ट भी वो लोग जब्त किए हुए हैं, तो वो हवाला देते हुए जो है कोर्ट में पिटीशन फाइल किया जा सकता है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि प्रोग्राम के अख्ताम पर हम आपको एडवोकेट सैयद ए सलीम का पर्सनल फोन नंबर भी देंगे, ताकि ऐसे नाज़रीन जो उनसे राज तौर पर बात करना चाहते हैं, या फिर कई ऐसे नाज़रीन हैं जिनका कॉल हमारे प्रोग्राम में लग नहीं पा रहा है, किसी न किसी वजह से फोन बिजी हो या फिर कॉल वेटिंग में हो, तो ऐसे तमाम नाज़रीन से हम गुजारिश करेंगे कि वो एडवोकेट सैयद ए सलीम के नंबर पर कांटेक्ट करें। एक कॉलर हमारे साथ है इस वक्त, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अमजद बोल रहा हूँ मुरादनगर से। जी अमजद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं एक सवाल करना था। हमारे दादा की जो सो प्रॉपर्टी है उसमें जो सो अभी 3 चिट्ठियां जिंदा है जी। हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और जो सो और एक भाई साहब का इंतकाल हो गया, तो चिट्ठा बोल रहे हैं कि जो सो मरने से भाइयों को हक नहीं मिलता जी। जी तो ये कहाँ तक दुरुस्त है, मैं आपसे जानना चाह रहा था। जी बिल्कुल, वकील साहब से पूछेंगे इस में कुछ कोई सवाल आपको करनी है वकील साहब इनसे? नहीं, पार्टीशन प्रॉपर्टी के बारे में जी, पार्टीशन डीड डाले हुए लीगल एड्स निकाल लिए क्या लोग? पूछो। लीगल हायर्स का आपने कोई सर्टिफिकेट निकाला है आपके दादा के इंतकाल की बात? जी हाँ निकाला है। हाँ, लीगल हायर का आपने सर्टिफिकेट निकाला है। जी बिल्कुल, बात करेंगे वकील साहब से। कॉल करने के लिए शुक्रिया। वकील साहब, जैसा कि इस्लामी मौरूसी यानी जायदाद का जो तस्करा है, इस्लाम की जो विरासत का है, इस सिलसिले में ये है कि अगर बेटे का इंतकाल हो जाए तो फिर पोतरा या फिर उसकी जो अहलिया होती है वो हकदार नहीं होती। तो यहाँ पर जो केस है लीगल हायर्स इन्होंने निकाला है, लेकिन 2 भाइयों का इंतकाल हो चुका है और वालिद की जायदाद है, ये कैसे तकसीम हो? दादा की प्रॉपर्टी पे जो है पोतों का उनका हक होता है, जो भी जिंदा है जो लीगल एड्स ले लेके उस तरह आप जो है इंडियन कानून के हिसाब से आप पार्टीशन डीड डाल के अपना हक ले सकते हैं। तो पार्टीशन डीड को यानी हवाला बनाते हुए लीगल हायर को जो सर्टिफिकेट है उसको हवाला बनाते हुए केस किया जा सकता है। तो जैसा कि नाज़रीन वकील साहब ने बताया कि लीगल हायर अगर निकला हुआ है, उन्होंने कहा उनके चाचा कब्जा करके बैठे हुए हैं जी, वो नहीं कर सकते। उनके चाचा जो कर रहे हैं वो गलत है वो जी। अगर लीगल हायर का निकाला है आपने तो बराबर कर सकते हैं केस, जैसा कि वकील साहब ने बताया। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर, मुख्तलिफ कानूनी सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। हाई कोर्ट एडवोकेट सैयद ए सलीम हमारे साथ हैं। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन नंबर 04043786 ये नंबर है, इस पर रास्ते पर आप कॉल करते हुए सवाल कर सकते हैं। 498 का कहीं सवाल करें अपन जी वकील साहब, 498 का जी 498 का जैसा कि मोहतरमा में बताया कि हिरासानी की जा रही है, तो उसका जवाब कैसे दिया जाए? 498A का जो है जो अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुका है और तकरीबन लोगों को पता ही नहीं है कि भाई 498 जो पहले था, जो बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए, बच्ची को सेफ गार्ड करने के लिए, उसके इंटरेस्ट उसका जो है ना ये करने के लिए जिस तरह पावरफुल एक सेक्शन निकाला गया था, उसके बाद जिस तरह के अभी जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं, ये कंप्लेंट्स आए हुए हैं, कितने कई डिबेट्स हुए हैं इसके ताल्लुक से, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट लाया गया। पहले जिस तरह अरेस्ट किया जाता था अब उस तरह अरेस्ट नहीं हो रहे हैं। अब सिर्फ लड़का अरेस्ट होगा जो शोहर है जी, वो भी काउंसलिंग होगा। पहले अगर 498 पुलिस में जाते पुलिस अरेस्ट करने आई तो पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती उस तरह किसी को।
ये काउंसिलिंग होगा 3 महीने, उसके बाद डीएसपी लेवल का रैंक का एक पुलिस ऑफिसर इजाजत देगा कि शोहर को अरेस्ट करो। बिल्कुल वकील साहब, हम ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। कॉलर इस वक्त लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से? मैं जो है शंकर नगर से बात कर रहा हूँ जी। अपनी आवाज थोड़ी उठाइए, उठा के बात करें। जी, आपकी आवाज आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप थोड़ा ऊंची आवाज में बात करें। मैं संतोष नगर से मोहम्मद कलीम बात कर रहा हूँ। जी कलीम साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? ये जो है वकील साहब का बहुत फाइन हूँ मैं, थोड़े दिन से पेपर में भी देख रहा हूँ मैं जी। और जो है थोड़े दिन पहले जो है वो एक बच्ची मिसिंग में भी जो है बहुत आपका जो है बहुत बड़ा काम था आपने। जी जी। तो कोई सवाल है आपका फिलवक्त वकील साहब से करने के लिए? नहीं, ये जो है साथ जो है और दूसरे जो है जितने भी महिला मंडल ये वो है उन लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? आप ही साथ काम कर रहे हैं खाली सर। जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही कि दिल्ली में जो केस हुआ जी, पूरे जो है महिला मंडल ये वो जितने भी जो भी थे एक्टिविटीज आगे करे, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, बात करेंगे इस सिलसिले में भी। आपने अच्छा मशवरा दिया कि ऐसे केसेस में महिला मंडली या फिर जो समाज सेविकाएं अपने आप को कहती हैं उन्हें भी आगे आना चाहिए। ये देखिए माशरे के लिए एक सबक है कि लड़कियों की भलाई, खवातीन की भलाई के लिए न सिर्फ ये कि सिर्फ खवातीन आगे आती हैं कि वो मर्द हजरात ही होते हैं जो आखिर में आगे आते हैं। भले ही उनके प्रॉब्लम्स और उनके इश्यूज जो है मर्द हजरात से शुरू होते हैं, लेकिन खत्म करने में भी इन्हीं का एक बड़ा हाथ होता है। आपने काफी अच्छी बात कही, कॉल करने के लिए शुक्रिया। वकील साहब, हम बात कर रहे थे, एक कॉलर हमारे साथ है इस वक्त, कॉलर्स का सिलसिला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मोहम्मद जावेद बोल रहा हूँ। जी जावेद साहब, आपका खैर मकदम में प्रोग्राम में क्या पूछना चाहेंगे आप? सब मेरा हिमायतनगर का पासपोर्ट था साहब जी। घर चेंज करे हम लोग, घर था भेज दिए साथी घर जी। अभी मैं एडिक्वेट में हूँ यहाँ पर जी। तो मैं वो रिन्यूअल कराना है, वो कराना है 2001 में खत्म हो गया था जी। तो अप्लाई करके डाल दे सकते हैं? जी बिल्कुल, आप वकील साहब से बात करेंगे इस सिलसिले में। वकील साहब को ऐसा सवाल जो आप करना चाहेंगे इनसे? नहीं, चेंज ऑफ एड्रेस जहाँ पे अभी शिफ्ट करे इनका जाती घर है या रेंट पे लिए भैया? अभी जो आप शिफ्ट किए हैं वो जाती घर है या फिर रेंटल का है? रेंट पे सब। रेंटल एग्रीमेंट बना हुआ है इनका? रेंटल एग्रीमेमेंट है आपके पास? जी नहीं है सब। तो आपको रेंटल एग्रीमेंट बनाना होगा, उसके बाद जो है चेंज ऑफ एड्रेस के साथ रेंटल एग्रीमेंट बनाकर चेंज ऑफ एड्रेस का एक अलग एप्लीकेशन होता है। जब पासपोर्ट एप्लीकेशन फिल करते हैं, चाहे रिन्यूअल के लिए हो या नया पासपोर्ट हो जी, वो एड्रेस चेंज ऑफ एड्रेस पहले ये टाइम से ये टाइम तक यहाँ थे, उसका पुराना रेंटल एग्रीमेंट और ये जो नया अभी जहाँ पे आए उसका रेंटल एग्रीमेंट डाल के चेंज ऑफ एड्रेस के साथ डालें तो आपको ये एड्रेस पे पासपोर्ट आता है। जी बिल्कुल, चेंज ऑफ एड्रेस के लिए डालना होगा आपको, साथ ही रेंटल डीड या फिर रेंटल एग्रीमेंट लगाना होगा ताकि आपका एड्रेस चेंज होकर आपको नया पासपोर्ट आ सके। 9 साल का 10 साल का अरसा हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या वकील साहब, मैंने सही कहा? अगर कोई गैप आ रहा है आपके पासपोर्ट महीने तक कंटिन्यूटी में रहे तो बस है। जी जी, वकील साहब ने कहा कि आप रेंटल एग्रीमेंट के साथ इसे डाल सकते हैं। वकील साहब, 498A के बारे में आप कह रहे थे कि सिर्फ अमेंडमेंट करते हुए सिर्फ शौहर की गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जैसा कि एक मोहतरमा ने बताया कि उनके शौहर जो है कहीं गल्फ मुल्क में, जी गल्फ कंट्री में कहीं वो बैठे हुए हैं, अब उन्हें पकड़ के लाना है फिर उन्हें गिरफ्तार करना है, एक मसला बना हुआ है। तो ऐसे में पुलिस होता यह है कि उनके अफराद खानदान पर दबाव डालती है, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? नहीं, अब ये जो है ये इलीगल एक्ट है। इससे पहले भी मैं बताया था कि भाई घर वालों पे प्रेशर डालना ये इलीगल एक्ट है जी। अगर उन घर वालों के ऊपर भी कंप्लेंट है और वो प्रूफ हो रहा है, उसके बाद कोर्ट इंस्ट्रक्शंस लेके पुलिस जाके वो लोगों को अरेस्ट कर सकती है या पूछताछ के लिए बुला सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए उन कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे। लेकिन ये वो वहाँ है, मिल नहीं रहा या यही है इंडिया में कहीं छुप छुप के घूम रहा है, घर वालों को लाओ, भाई को लाओ, बाबा को लाओ, अम्मा को लाओ, बहन को लाओ, ये जो प्रेशर करते हैं ये गलत है। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर करने के लिए, अपना केस जल्द से सॉल्व करने के लिए पुलिस वाले करते हैं और उधर से भी दबाव रहता है या और चीज का दबाव रहता है, ये लोग ये करते हैं। इलीगल एक्ट है ये जी। आप काउंसलिंग की बात कर रहे थे कुछ डीएसपी लेवल पे। और रही बात ये 498, अगर किसी के ऊपर केस कोई औरत जाके किसी के खिलाफ कंप्लेंट करी और फौरी पुलिस आकर अरेस्ट करने के लिए आई तो आप ये सोचो कि ये गलत हो रहा है ये।
पहले जाना है विमेन पीएस में, वो लोग वहाँ पे कंप्लेंट करना है, वहां से आपको समन्स आएंगे, आपको काउंसलिंग की जाएगी, 1 से 2 से 3 बार तक काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग होने के बाद भी अगर आप हैं वो लोग कुछ नुक्स ढूंढने के भाई ये काउंसलिंग होने के बाद भी ये शौहर सुधरने वाला नहीं है, तो वहाँ डीएसपी लेवल के एक ऑफिसर से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, भाई इसको अरेस्ट करो जी शौहर को जी। उसके बाद वो लोग क्या करते, अरेस्ट करके रिमांड पे बैठते, जब अब ये मसला हमारे हाथ से निकल चुका है, अब हम काउंसलिंग जितना करना था कर लिए, अब कोर्ट में देख लो, आप जाके कोर्ट में देख लेना है। अगर वो लड़की उस वक्त घर वालों का नाम भी लिखाने के बावजूद भी सिवाय शौहर के किसी को अरेस्ट करने का वो लोग ये नहीं करते, पहल नहीं करते। और कोर्ट से जब दौरान इन्वेस्टिगेशन जब पता लगेगा कि भाई माँ सास भी है, ससुर भी है, जो भी है, देवर ननद जेठ सब जो भी है, अगर वो लोग भी कुछ मेंटल हरासमेंट करें, देखो डीवीसी है ये अपना 498 डाइवर्स केस है, डाइवर्स डोरी केस है। डोरी केस का मतलब ये है कि आपसे पैसा ही मांगो, आपको ताने भी दे, वो भी वो केस में आता है। आपसे बात नहीं कर रहे हैं आपके साथ, यानी कि सोशल बाइकाट करे हुए आपको घर पे बच्ची को, वो भी उसके तहत ही आता है। लेकिन वो प्रूफ होने के बाद दूसरों के लिए इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, अरेस्ट करो अगर कुछ है तो, वो भी अगर 60 साल के ऊपर है सास ससुर तो उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जी जी जी, काफी अच्छी बात कही है वकील साहब ने कि आमतौर पर जो हिरासानी की जा रही है वो नहीं की जा सकती। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरमा जी। अभी आप जो बाबा जो केस जो कर रहे हैं डोरी केस जी, वो गैर जरूरी है तो है जी, मगर इनके पास जुल्म नहीं होता, जुल्म करते से वालों को करना बहुत जरूरी है। ओके जी जी, बेकसूर सास भी फंस जाते उसमें, नंदा भी चले जाते हैं। बात जगह ऐसा हो गया है कि उनके शौहरों नंदों के घर बिठा देते हैं। जी 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 हाँ, बात तो बुला भी दे दी है और जुल्म से टंगा के। जी जी, क्या इस सूरत में क्या भारत के ऊपर कुछ दबाव डाल सकते हैं? जी बिल्कुल, बात करेंगे कानूनी तौर पर कानूनी पहलू क्या है इसका बात करेंगे। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी वकील साहब, ये भी एक अजीब गरीब मामला है कि भावज जो है नंदों को जब तंग करती है, नंदाओं के जो नंदोई होती है उनके हस्बैंड जो है उन्हें छोड़ते हैं, बहरहाल कई ऐसे मसाइल हो सकते हैं, तो भावज के खिलाफ यानी लड़की के खिलाफ कोई केस किया जा सकता है। बात तो होती है कानून में कि शौहर के खिलाफ कई ऐसे जो है एक्ट लगाए जाते हैं, तो इस सिलसिले में पिछले दिन अखबारात में भी पढ़ने आया कि एक तंजीम बनाई जा रही है, अंजुमन शौहरुल मजलूमीन के नाम से कुछ एक तंजीम बनाई जा रही है। तो ऐसे सिलसिले में जो है भावजों के खिलाफ नंदे कुछ कानूनी तौर पर कार्रवाई कर सकती है? नहीं, अगर 498 करीबी है भावज और नंदों का भी नाम उसमें लिखाया गया, और अगर उसमें तो वो लोगों को चाहिए कि वहां जाके प्रूफ कर ले वो कि भाई हम बेकसूर है जी। उसके बाद अगर केस जीतने के बाद ये लोग डिफेम के लिए जा सकते हैं या गलत केस डाले वाले के प्राइवेट केस बुक कर सकते हैं। अगर केस चल रहा है आपका ऊपर ऑलरेडी तो आप उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं। आपको तो पहले तो साबित कर लेना है कोर्ट में कि भाई हम बेकसूर है, जो ये हमारा करा या नहीं करा, भाई करा, वहां तक की है जो ये हम लोग जो है बेकसूर लोग फंसाए, ये तो प्रूफ कर लेना पहले। नहीं, लेकिन कोई काउंटर केस कोई किया जा सकता है? नहीं, काउंटर केस नहीं कर सकते इसमें। 498 चल रहा है तो काउंटर केस कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहां पर प्रूफ तो करना है ना पहले। आप एक और ये ऐसा होता नहीं है। ये लोगों को परेशानी कहाँ हो रही है मैं बताता हूँ आपको जी। कोर्ट में कुछ नहीं हो रहा है लोगों को जी। जितने भी आपको कंप्लेंट अभी आप जो सवालत करे लोग, ये लोगों को कंप्लेंट हो रहा, शिकायत है पुलिस से जी। पुलिस क्या करती है, मैनेज होके कुछ भी वहां से या कुछ प्रेशराइज समझो या कुछ भी ऐसा हो के ये लोगों को सबको प्रेशर करती, सबको परेशान करती जी। यही कंप्लेंट है। कोर्ट में ऐसा परेशान नहीं हो सकते, कोई भी कोर्ट में ऐसा परेशान नहीं करते जी। बिल्कुल, एक कॉल हमारे साथ है, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मोहतरमा। जी मैं मल्लपल्ली से फोन कर रही हूँ। जी मोहतरमा। जी मेरे पास ऑलरेडी पहले पासपोर्ट था जी, तो गुम गया बोल के मैं नया एप्लीकेशन पासपोर्ट ऐसा दी थी कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है बोलकर जी। लेकिन वहाँ पर पता चला कि पासपोर्ट था ऑलरेडी बोल के, लेकिन वहाँ पर मैं गई तो बोले कि पुराना पासपोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट लेके आओ बोलकर बोले हैं जी। तो उसके लिए क्या मुझे जुर्माना देना पड़ेगा या कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं ये जानना चाहती हूँ वकील साहब। जी बिल्कुल, बात करेंगे। कॉल करने के लिए शुक्रिया मोहतरमा जी। अच्छा जी, पासपोर्ट के तहत क्या कोई केस बनता है वकील साहब? इस सिलसिले में नहीं, एक एफिडेविट देना पड़ता है इनको कि भाई मुझे मालूमात नहीं थे, जो भी है इनका रीजन जी। और ये जो करे गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई सच्चाई छुपाना नहीं चाहिए। पासपोर्ट इज नॉट ए सिंपल डॉक्यूमेंट जी जी। ये इट शोज दैट यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया जी जी। तो इनको जब पासपोर्ट गुम गया तो इनको सही रीजन बता के भाई क्यों ये पासपोर्ट मिसयूज भी हो सकता है जी जी, कोई और भी यूज कर सकता है इनके पासपोर्ट जी।
तो वो पासपोर्ट गुम गया, पहले तो इनको पुलिस कंप्लेंट देना चाहिए, पासपोर्ट गुम गया। वो पुलिस इंक्वायरी करती है, पूरा सीआईडी के लेवल पे इंक्वायरी करती है, दिल्ली तक जाता है केस ये पासपोर्ट का, ऐसा नहीं है। जी जी। अगर इन्होंने ऐसा कर दिया, गलती कर दी है, तो एफिडेविट दे के गलती मान ले के भाई मेरे से गलती हो चुकी है, मैं ऐसा करना था, ऐसा करिए, मेरा पासपोर्ट है, जैसा भी घुमा जो भी घुमा वो डिटेल्स अगर देंगे तो सजा वजा कुछ भी नहीं होगी, इनको फाइन वाइन भी कुछ भी नहीं होगा, उसको कंसिडर किया जाता है। जी, कंसिडर किया जा सकता है। हालांकि ये कानूनी तौर पर एक जुर्म माना जाता है, लेकिन होना ये चाहिए कि आपको ऐसी चीजें छुपानी नहीं चाहिए। देखिए, कानून के दायरे में रहते हुए जितनी चीजें की जा सकती हैं आप उसमें डटकर मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन जहां पर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है ये जो है मामला बड़ा पेचीदा बन जाता है। वकील साहब, जहां तक निर्भया एक्ट का ताल्लुक है, अब यूं समझिए आप कि कई दफातर में लड़कियां काम करती हैं, लड़कियां अंडर द बॉस होती हैं, बॉस की कोई सेक्रेटरी होती है, कोई असिस्टेंट होती है। कई ऐसे मामले हैं, अगर कोई एक लड़की जाकर जो है अगर अपने बॉस को फंसाना चाहे या फिर अपने किसी साथी को फंसाना चाहे तो वो ये कंप्लेन कर दे सकती है कि भाई मेरे साथ जो है बदतमीजी का केस हुआ है, मेरे साथ जो है इस्मत रेजी की कोशिश की गई है, मेरे साथ जो है बहरहाल किसी किस्म का कोई यानी एक इल्जाम लगा दिया जाता है। तो ऐसी सूरत में डिफेंड करने वाला क्या करे? ये आप जो जिक्र कर रहे हैं ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है जी, जहाँ पे भी लड़कियां काम कर रहे हैं वहाँ पे कहीं में हाल ही में देखा हो, कहीं लीडर स्टेटमेंट देते हुए जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी दिया था जी कि भाई डर हो रहा है किसी एम्प्लॉय को सेक्रेटरी को अपॉइंट करने के लिए, ये सब बकवास बातें हैं जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई लड़की जाके कंप्लेंट कर रही है उसमें कुछ सच्चाई, पहले तो जो है विशाखा गाइडलाइंस के बारे में जिक्र करेंगे जी। विशाखा गाइडलाइंस एक ऐसा गाइडलाइंस है, एक केस हुआ था ऐसी रेप केस, विशाखा नाम की एक औरत के साथ सोशल एक्टिविस्ट थी जी। उसके बाद वो जैसा निर्भया एक्ट है उसी तरह विशाखा गाइडलाइंस मिल गई, ये जो वुमेन एट वर्क प्लेस के इसके लिए निकाला गया जी। तो जहाँ पे भी कंपनी से जहाँ पे औरतें काम करते हैं वहाँ पे एक इदारा बनाना है लोगों को जी जी। उनके इसके लिए उसमें एक कॉलर हमारे साथ वकील साहब, मैं मौजूद चाहूंगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से? जी, अपने टेलीविजन की आवाज थोड़ी कम करें और बताएं कि कौन सा और कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, सवाल करना था, गोलकुंडा से बात कर रहे हैं। जी मोहतरमा, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, हमारे एक रिश्तेदार है, उनके वाइफ केस डाले थे जी, अब वो निकाल दिए, तो पासपोर्ट फंसे हुआ है उनका, हस्बैंड का उनके। जब पुलिस में? हाँ, पुलिस में है जी जी। पुलिस स्टेशन? बारकस के पुलिस स्टेशन में। अच्छा जी। तो पैसे निकालना है, पूछना था आपको। जी बिल्कुल, बात करेंगे इस सिलसिले में वकील साहब से। कॉल करने के लिए शुक्रिया जी। वकील साहब, ये पासपोर्ट कैसे निकाला जा सकता है? पासपोर्ट जो पुलिस वाले रखे वो इलीगल रखे हुए जी। पुलिस स्टेशन में पासपोर्ट रखना ही नहीं है। अगर केस खत्म भी हो गया इन लोगों का, खत्म होने के बाद जजमेंट तो मिला होगा इन लोगों को, जजमेंट कॉपी जी। आप जाके पुलिस स्टेशन में जाइए, जाके पासपोर्ट का डिमांड कीजिए, अगर नहीं देते तो जजमेंट कॉपी लेके जाके आप कोर्ट में केस करिए पुलिस के खिलाफ। नहीं, यहाँ जहाँ तक मोहतरमा ने सवाल किया है जजमेंट की बात नहीं, लेकिन वो लोग केस वापस ले लिए हैं। वापस ले लिए, उसका जजमेंट मिलता है ना। अच्छा, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ, कॉम्प्रोमाइज बोलेंगे, कॉम्प्रोमाइज हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन पासपोर्ट का जब जिक्र कर रहे हैं आप, पासपोर्ट रखे, किस वजह से रखे पासपोर्ट? वो केस का तो रेफरेंस देना है ना। जी जी। तो वो ये केस था, इस वजह से पासपोर्ट रखे और केस खत्म भी हो गया, कॉम्प्रोमाइज भी हो गया, सब हो गया। पासपोर्ट पुलिस वाले किस अथॉरिटी से पासपोर्ट रखे हुए हैं? ये नहीं रखना है जी जी। पासपोर्ट दे के लोग नहीं तो केस कर सकते हैं इनके ऊपर पुलिस के। जी, विशाखा गाइडलाइंस के बारे में आप बात कर रहे थे। हमने हाल ही में एक बहुत बड़ा केस भी मीडिया में आया, तहलका.com के जो तरुण तेजपाल का, वो भी जो है शायद इसी कड़ी के तहत केस का शिकार हुए हैं। खैर, केस अदालत में जेर दौरा है, कौन कसूरवार है क्या है ये तो सामने आएगा, लेकिन विशाखा गाइडलाइंस की जहां तक आप बात कर रहे थे तो उसके तहत क्या है? विशाखा गाइडलाइंस में मेन क्या है, विशाखा गाइडलाइंस के नाम्स जो है तहलका वाले के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो लोग ऐसा कोई इदारा उसमें कायम नहीं कर रहे थे। तो ये एक इदारा उसमें एस्टैब्लिश करना है, हर जगह, ऑफिसेस हो या एज अ मीडिया कंपनी हो, जहाँ पे भी हो लेडीज के लिए, उसमें लेडी का स्टाफ रहेगा और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो रहेंगे बाहर के कंपनी के रहेंगे। अगर ये कंपनी में समझो XYZ कंपनी में अगर ये आप ये कर रहे हैं तो स्टाफ इसका रहा कोई बात नहीं, लेकिन इसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो औरत रहेंगी वो दूसरी कंपनी से रहेंगी, वो कंपनी में जो रहेंगी, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को यहाँ से जाना होगा जी।
तो वो लड़की अगर वर्क प्लेस में अगर हरासमेंट हो रहा है सेक्सुअली किसी तरह का भी कमेंट्स हो रहे हैं या कोई खाने पे हाथ डाल देता है या कुछ ऐसे जो हरकतें जो शुरू करते हैं इजी अवेलेबल जो नेचर है 99% मर्द का नेचर यही होता है जी। और वो जो कोशिश करते हैं अगर वैसा समझ में नहीं आ रहा लड़की को तो वो डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करके वहां से इंटरनल डिपार्टमेंट एक्शन भी लिया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। विशाखा गाइडलाइंस के तहत हर कंपनी में हर इदारे में एक वीमेंस प्रॉब्लम्स के लिए एड्रेस करने के लिए एक सेल होनी चाहिए ताकि वो अंदरूनी तौर पर ऐसे शिकायतों का इजाला कर सके। आखिरी सवाल वकील साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच रहा है। जहां तक 377 सेक्शन का ताल्लुक है, हम जिन्स परस्ती का ताल्लुक है जिसमें गेस कहा जाता है, लड़कों से लड़कों का जो रिश्ता होता है, लड़कियों से लड़कियों का जो रिश्ता होता है उसे लेस्बियन कहा जाता है। तो हुकूमत ये कोशिश में है कि इसे कानूनी मौकूफ दिया जाए, इसे जो है जुर्म न माना जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि ये एक संगीन जुर्म है और इसके तहत जो है सजा का तयन होना चाहिए। लेकिन हमने हाल ही में यानी एक रोज पहले मीडिया में आया कि हुकूमत इसके खिलाफ जो है कानून बनाना चाहती है, एक ऑर्डिनेंस पास करना चाहती है, पार्लियामेंट में मबाहिस होंगे इस सिलसिले में। और हुकूमत का ये सोनिया गांधी का बयान हमने पढ़ा, राहुल गांधी का बयान हमने पढ़ा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ बात कही है। तो जहां तक आप समझते हैं कि 377 सेक्शन में क्या होना चाहिए? 377 सेक्शन में जो है ये जो बता रहे हैं लोग ये दे आर ऑल एवरी पॉलिटिशियन इज हिपोक्रेट जी। ये जो है सुप्रीम कोर्ट भी रूलिंग ये नहीं दिया कि भाई ये गलत है। पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ था जिसको हाई कोर्ट में स्क्रैप कर दिया गया उसको बोला भाई नहीं ये जो कानून बना हुआ है सही है और इसको स्क्रैप हम नहीं कर सकते, इसका कानून बनाना है पार्लियामेंट में जी। तो पार्लियामेंट हैज द फ्री हैंड एंड राइट टू अमेंड दिस एक्ट, ये कहा गया उसमें। और ये जो है प्योरली 100% जो है ना वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। आप किसी के बेडरूम में घुस के उसको नहीं बता सकते कि आपको करना क्या है जी। ना कोई कानून बता सकता है ना ये बता सकता है। देखो ये एलजीबीटी जो है एक माइनॉरिटी है और दुनिया में हर जगह हर किस्म की माइनॉरिटी पे जुल्म होता है, वो जुल्म यहाँ पे भी हो रहा है। ये मेल फीमेल जो आप हम है जो ये मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी अपनी हिपोक्रेसी बताएंगी, अपना ये बताएंगी, जो अपनी जो कमजोरियां नहीं बताएंगे। और ऐसे कितने लोग हैं जो ये बेडरूम में जो मेल फीमेल जो अननेचुरल एक्ट नहीं करते होंगे बेडरूम में अपने, आप जाएगा वो उसके लिए कानून, उसके लिए बात नहीं क्यों नहीं करते, उसके लिए कानून क्यों नहीं बनाते जी। ये जो माइनॉरिटी है इनके खिलाफ इनका जो है ना राइट टू लाइफ जो आप खींच रहे हैं, आप उनसे महरूम करना चाह रहे हैं आप जी। ये सरासर गलत है, ये जाती जुल्म है उनके साथ, ये ऐसा करना नहीं चाहिए। उनको भी हक है जीने का, उनको भी ये। और रेप हो रहा है, चलो केस कर रहे हैं आप, म्यूचुअल कंसेंट है, अडल्ट है, वो लोग बेडरूम में किस तरह रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो उन के है। आप किसी के बेडरूम में घुस के जाके आप कानून नहीं बना सकते। आप जैसा कि वकील साहब ने कानूनी पहलू बताया कि किसी के बुनियादी हुकूक को सलब नहीं किया जा सकता, लेकिन जहां तक हम जिन्स परस्ती का ताल्लुक है, होमोसेक्सुअलिटी का ताल्लुक है, ये एक मुआशरे का नासूर है। अगर मजहबी रौ से देखा जाए, मुआशरती रौ से देखा जाए तो ये एक नासूर है जो है समाज को प्रागंदा कर रहा है, समाज को बिगाड़ रहा है। ये एक अपना मजहबी तर्ज और अवामी तर्ज के ताल्लुक से मैं अगर कहूँ तो राय आमा जो है इसके खिलाफ है। अब हुकूमत इसमें ऑर्डिनेंस बनाना चाहती है, ये अलग मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो अखलाकी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए दिया है, वो सोसाइटी के आदाब व अतवार को जो है मलहूज रखते हुए दिया है। नाज़रीन, हम ये प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। प्रोग्राम के अख्तिताम से कबल हम उन तमाम अमले के मशकूर हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम की पेशकशी में हमारा ताबुन दिया। हम हमारे स्पॉन्सर्स के भी काफी मशकूर हैं। इलाहाबादी लास्ट बट नॉट लीस्ट हम वकील साहब के काफी मशकूर ममनून हैं जिन्होंने गुनागो मसरूफियात के बावजूद हमें वक्त दिया और न सिर्फ ये कि निर्भया एक्ट पर बात की बल्कि सेक्शन 377, सेक्शन 498 कई ऐसे सवाल आए जिसका उन्होंने तशफ़ी पर जवाब दिया। नाज़रीन, हम आपसे गुजारिश करें कि आप वकील साहब का फोन नंबर नोट कर लें, मोबाइल नंबर, ताकि ऐसा कोई सवाल रह गया है जो आप उनसे करना चाहते हैं तो रास्त तौर पर आप कर सकते हैं। 9542827117 9542827117 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इलाहाबादी प्रोग्राम के फीडबैक के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9700700931 ये मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम के ताल्लुक से किसी भी किस्म का फीडबैक दे सकते हैं। ये हम आपसे जरूर वादा करते हैं कि वकील साहब को हम फिर मदद करेंगे स्टूडियो में, फिर कोई एक नया मौजू लेंगे और कानूनी पहलुओं पर तफसीली रोशनी डालेंगे। वकील साहब, हम काफी मशकूर हैं आपसे। आखिरी मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहेंगे अगर कुछ? कोई भी अगर ऐसा मसला है, आप रूबी चैनल की तरफ से जो नंबर दिया गया
आप उस नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं किसी टाइम पे भी, किसी इस पे भी। इंशाल्लाह जो है ना, जो भी उसका ये रहेगा मैं आपके से पूरी ताउन करूँगा। और रूबी चैनल वालों को भी जो है ना शुक्रिया अदा करते हुए ये मौका दिया गया जो मैं इंटरेक्ट हो सकूँ पब्लिक के साथ। ओके, जो है ना, जो भी कुछ भी मेरे से जो हो सकता है लीगली, जो भी हो सकता है, एडवाइस हो सकता है या कोई केस के जरिए में हो सकता है, मैं जिस तरह ह्यूमन राइट्स में उसमें करता हूँ। और जिस तरह कोई साहब भी कह रहे थे कि भाई वो वीमेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहे हैं, और वो करते भी नहीं, हिपोक्रेट से अपना इंटरेस्ट रहता सबका। बिलॉज और फेवरलेस करना है तो मेरे को आप फ़ोन कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपके खिदमत में हाजिर रहूँगा। नाज़रीन, हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाल्लाह आपका आने वाला जो हफ्ता होगा वो अच्छा होगा, आपके लिए वो अच्छा पैगाम लाएगा। आप दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।